Today I am going to tell you the solution of bio model set that is released from the CBSE website of the class 10. Okay, so in last session yesterday I gave you the questions of section A. Okay, bio section A I gave the solutions. Now I'll giving you the solution of section B. Okay, सिंपली कल मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और आपको मिल चुका होगा सॉल्यूशन मैं सारे दे चुकी हूँ सेक्शन ए के। आज मैं आपको सेक्शन बी का सारा सॉल्यूशन बताऊंगी जो बायो के हैं स्पेशली। ओके, तो चलिए सेक्शन बी में कौन से क्वेश्चंस हैं बायो के उसको समझा जाए। मैं आपको बता रही हूँ सेक्शन बी के लिए। ओके, आज मैं करूँगी सेक्शन बी एंड सेक्शन सी बोथ। आज सेक्शन बी एंड सेक्शन सी दोनों ही क्वेश्चंस किए जाएंगे और दोनों ही क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करके समझाया जाएगा। ओके, तो ध्यान से वीडियो को देखिए और जो भी परेशानी हो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसे फिर से एक अलग वीडियो बना करके आपको समझाऊँगी। ओके, तो जो भी दिक्कत हो आप मुझे बताइए या कोई टॉपिक ऐसा हो जो आप नहीं समझे हो तो उस टॉपिक को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उस टॉपिक को मैं अच्छे तरीके से डील करूँगी जो आपके अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाए, आपको समझ आ जाए। ओके, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल टेक्निक में। ओके, तो पहले तो यहाँ सेट के सॉल्यूशंस को देख लिया जाए कि क्या है सॉल्यूशन। ओके, सेक्शन बी में पहली बात क्या है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं आपके जो असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस जो मेंशन है यहाँ पे आप सैंपल में देखो, आप बोर्ड पर लिखा हुआ है 31 to 35। जो आप देख रहे हो ये 31 to 35 कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके सेट में सेक्शन बी में 31 to 35 कुछ असर्शन एंड रीजन के हैं। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट का एक रीजन भी दिया हुआ है कि आप जो भी एक स्टेटमेंट में बोला जा रहा है क्या उसके लिए परफेक्ट रीज़न है या नहीं है। अगर परफेक्ट रीज़न है तो उसको क्या चूज़ करना है, या परफेक्ट रीज़न नहीं है या फिर लगभग आसपास के रीज़न्स हैं, मतलब लगभग ठीक ठाक रीज़न है, एग्जैक्ट रीज़न नहीं है। इस तरह के ही क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आपको बायो के क्वेश्चंस एक मिलेंगे, ओनली वन मिलने वाला है असर्शन एंड रीजन वाला। ओके, असर्शन एंड रीजन के सिर्फ एक बायो के क्वेश्चंस हैं। वो कौन से क्वेश्चंस हैं वो मैं समझाऊंगी, पहले आप उसके कुछ इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। ठीक है, असर्शन रीजन में जो भी क्वेश्चंस है आपका 31 to 35 उन सारे क्वेश्चंस में करना क्या है कि आपका अगर असर्शन लगता है और असर्शन ए इंडिकेट्स द असर्शन है ना, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी। 31 to 35 में जितने क्वेश्चंस हैं सब के लिए आपका ऑप्शन पहले ही तैयार कर दिया गया है ए बी सी एंड डी, और इसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन के आंसर्स बताने हैं। ओके, तो ये सबके लिए यही ऑप्शन होगा, सेम टू सेम 31 to 35 के लिए सेम टू सेम यही ऑप्शंस होंगे। ओके, तो ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर देखिए, ए और आर इंडिकेट कर रहा है, ए फॉर असर्शन एंड आर फॉर द रीजन। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर ऐसा लगेगा आपको कि असर्शन और रीज़न दोनों सही है और रीज़न जो है वो बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तब आप ऑप्शन ए चूज़ करोगे। अगर आपको क्वेश्चन से पता लगेगा कि असर्शन ए और रीज़न जो है दोनों ही सही है पर रीज़न एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीज़न बिल्कुल ही सही नहीं है, सही है पर एकदम एग्जैक्टली वेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, सही एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो आप बी चूज़ करोगे। और क्वेश्चन में से पता लगता है कि असर्शन राइट है बट उसका रीज़न फॉल्स है, असर्शन तो सही है पर रीज़न गलत है, तो आप चूज़ करोगे ऑप्शन सी। और अगर आपको लगता है असर्शन ही फॉल्स है लेकिन उसका रीज़न सही है तो फिर आप चूज़ करोगे डी। ओके, तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई असर्शन एंड रीजन के लिए कि 31 to 35 सेम क्वेश्चंस हैं सेम पैटर्न के और उसमें सेम ऑप्शन दिया हुआ है, और उस असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को देख करके ही इस ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है। ओके, तो चलिए इसमें जो बायो के क्वेश्चंस हैं उसमें क्या असर्शन रीजन है देखा जाए। तो लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर आप देखो 33। यस, ये देखिए
क्वेश्चन नंबर 33 आप देखिए, ये 33 नंबर क्वेश्चंस में बायो के क्वेश्चंस हैं। ओके, 33 में बायो के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इसमें एसर्शन क्या दिया हुआ है? एसर्शन दिया हुआ है रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स। ओके, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, पहले आप उसको समझ लीजिए, फिर उसके रीजंस भी समझ में आएंगे। रेजिन्स एंड गम्स, यहाँ जो कीवर्ड है वो है रेजिन्स एंड गम्स। रेजिन्स गम्स होता क्या है, मैं आपको क्लासेस में समझाई थी। जो प्लांट्स के बार्क के इंटरनल पार्ट पे कुछ एडेसिव कंटेंट रिलीज होता है, ठीक है, उसको रेजिन्स बोलते हैं। वो गम्स हैं, जो चिपचिपी चीज़ें निकलती है, वो रेजिन्स और गम्स होते हैं। तो ये इसके बारे में क्या बोला जा रहा है कि रेजिन्स एंड गम्स जो है वो स्टोर्ड होता है ओल्ड जाइलम में। जाइलम और फलम ट्यूब होती है, तो जो जाइलम बेकार हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, उस ओल्ड जाइलम के अंदर ये स्टोर्ड हो जाता है। ऐसा होता है, ये सही है या गलत है वो मैं बताऊंगी। अभी जो समझाना है वो मैं समझाई है ना। रेजिन्स एंड गम्स जो है वो स्टोर्ड होता है ओल्ड जाइलम में। क्या ये आपको सही लगता है? और अगर ये सही है तो उसके जो रीजंस हैं, क्या वो सही है? रेजिन्स एंड गम्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जो रेजिन्स एंड गम्स प्रेजेंट है ओल्ड जाइलम में, इसके क्या फंक्शन ऐसे होते हैं? क्या फंक्शन बताया जा रहा है? फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है ना, H2O, ये क्या वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट कर सकता है? ये रेजिन्स और गम्स वाटर मॉलिक्यूल्स को ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है क्या? क्या लगता है? तो सिंपली क्या होगा, ये एसर्शन जो दिया है ना, रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यू इन फाइलम, इट इज राइट। ओके, ये बिल्कुल ही सही है। ये जो एसर्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि रेजिन्स और गम्स जो होते हैं ना, एडेसिव कंटेंट प्लांट से जो रिलीज होता है, वो ओल्ड जाइलम में स्टोर्ड होता है। ओल्ड जाइलम के टिश्यूज में, प्लांट्स में स्टोर रहता है। तो ये तो सही है, पर ये जो सेकेंड वाला रीजन दिया है ना इसका, ये रीजन गलत है। ऐसा नहीं होता। रेजिन्स एंड गम्स में से वाटर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। ओके, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये फैसिलिटेट नहीं करता, वाटर को पास ऑन होने के लिए। तो ये तो रॉन्ग हो गए। ओके, तो क्या था ऑप्शन इसके लिए? एसर्शन अगर करेक्ट हो और रीजन राइट हो तो कौन से ऑप्शन चूज करते थे? सी। ओके, देन सी इज द राइट आंसर। सी में है ना, आप इधर देखो, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। A इज ट्रू, assertion इज ट्रू, बट what R reason is false. तो A is correct and R is false. So this option is given in C. Then you have to choose C. Understand? Okay? Well, understand? Now move on. Next question. 6 एग्जैक्टली जब आप सेक्शन बी में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपको बायो के क्वेश्चन मिलेंगे। अभी मैं आपको 33 नंबर क्वेश्चंस बताई। सेक्शन बी में बायो के क्वेश्चंस एक 33 नंबर्स में है और एक 36 में मिलेगा। तो देखिए 36 नंबर में बायो के क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स blood flows through the heart only once during one cycle of passes through the body. कहने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं आपको क्लासेस में भी समझाई थी। सिंपली यहाँ पे एक्चुअली बात चल रही है सिंगल सर्कुलेशन की। ओके, मैं आपको क्लास में समझाई थी सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। क्या होता है सिंगल सर्कुलेशन? सिंगल सर्कुलेशन मीन्स दैट कि बॉडी से ब्लड हार्ट में एक ही बार आता है। ओके, एक ही बार। पर डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, बॉडी से ब्लड हार्ट में आ रहा है और फिर हार्ट से बाहर निकल करके वो लंग्स में जा रहा है एंड देन अगेन वो लंग्स से होता हुआ फिर बॉडी में आ रहा है। तो डबल सर्कुलेशन में ऐसा होता है। ओके, एंड सिंगल सर्कुलेशन में एक ही बार सिर्फ हार्ट में ब्लड आता है, तो वो सिंगल सर्कुलेशन है। तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है। ओके, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझा दूँ। एक्चुअली होता क्या है, मैं थोड़ा आपको
पहले डबल सर्कुलेशन समझा दूं, तब इसमें सिंगल सर्कुलेशन आपको अच्छे से समझ आएगा। डबल सर्कुलेशन इसलिए समझोगे क्योंकि आप ह्यूमन हो और ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन होता है, और ह्यूमन को आप अच्छे तरीके से जानते हो और आपने बचपन से भी पढ़ाई करी है एक जनरल हार्ट के बारे में, एक जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके बारे में, तो इस वजह से वो अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। सिंपली ह्यूमन जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ह्यूमन क्या है? मैमल है, तो जितने मैमल्स होते हैं वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ओके, तो सिंपली क्या है ना, मान लो कि ये हमारा हार्ट है, उसमें ऐसे 4 चैम्बर है इस तरीके से। ओके, ये रहा 4 चैम्बर, ये फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर, फोर्थ चैम्बर, ऐसे 4 चैम्बर है। ओके, तो ये जो 4 चैम्बर है उसमें से मैं बताई थी सेक्शन ए में भी मैं आपको समझाई थी, उसमें क्या हो रहा है, एक बार इधर लंग्स से ब्लड आ रहा है, फिर इधर हार्ट से ब्लड निकल करके हमारे बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच रहा है। ये मैं मेंशन कर दूं, ये लंग्स से आ रहा है ब्लड, उसके बाद फिर वो बॉडी में जा रहा है, बॉडी से फिर हार्ट में आ रहा है, फिर ये बॉडी से ये आ रहा है हार्ट में, और फिर हार्ट से ये निकलकर लंग्स में जा रहा है। तो आप देख रहे हो ब्लड हार्ट में 2 टाइम्स एंटर कर रहा है, तो ये डबल सर्कुलेशन हुआ, यहाँ पे डबल सर्कुलेशन हो रहा है। तो जो मैमल्स होते हैं वो मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो वो जो मैमल्स हैं, यानी कि स्पेशली चलिए मैं यहाँ ह्यूमन एग्जाम्पल बता दूँ क्योंकि आप ह्यूमन हो, अच्छे तरीके से समझ सकोगे। तो ह्यूमन में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, उसमें जो सर्कुलेशन हो रहा है कैसा हो रहा है, ये हो रहा है डबल सर्कुलेशन। ओके, चलिए ये तो क्लियर हो गया। डबल सर्कुलेशन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे, पर हमारा क्वेश्चन डबल सर्कुलेशन से यहाँ नहीं है, क्या है, सिंगल सर्कुलेशन से। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ जो आपके कुछ लिस्ट दिए हुए हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म का ग्रुप दिया हुआ है, उस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में बताना है ब्लड फ्लोज थ्रू हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग 1 साइकिल, एक बार में एक ही बार हार्ट में ब्लड आता है, पासेस थ्रू दी बॉडी। तो सिंपली यहाँ कहने का इनडायरेक्टली ये किसकी बात कर रहा है, सिंगल सर्कुलेशन की। ओके, ये सिंगल सर्कुलेशन की बात हो रही है। तो सिंगल सर्कुलेशन में एग्जैक्टली क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन में होता क्या है, उसको समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल ले लूँ। सिंपली आपको बताया गया था क्लास में कि जो फिश होते हैं वो फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ओके, तो क्या हो रहा है, चलो मैं उसको भी ड्रॉ कर दूँ, ये रहा फिश का, मैं उसको 2 चैम्बर्ड हार्ट वैसे बना दूँ, ऐसे सिर्फ सिंपली मैं बना दे रही हूँ, 1 चैम्बर 2 चैम्बर। ओके, 2 चैम्बर वाले हो गए। क्या होता है ना इसमें कि जो फिश होती है वो फिश रिस्पायर करती है, तो उसमें रिस्पिरेशन जो होता है वो कैसे होता है, रिस्पिरेशन गिल्स के हेल्प से होता है। तो गिल्स में ऑक्सीजन आता कहाँ से है, जब वो मछलियाँ मुंह खोलती है ना, उसका जब माउथ ओपन होता है तो मुंह से जो वाटर है वो उस वाटर को खींचती हैं। क्यों? क्योंकि फिश वाटर एनिमल है, और वाटर एनिमल जो होते हैं वो गिल से रिस्पायर करते हैं। कैसे? क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। ओके, क्या हो रहा है वहाँ पर, यहाँ बात चल रही है फिशेस की। फिशेस रिस्पायर कहाँ से कर रहा है, गिल से। अब बोलोगे कि यहाँ तो सर्कुलेशन की बात चल रही है, तो सर्कुलेशन में रिस्पिरेशन क्यों समझाया जा रहा है, तो रिस्पिरेशन के यहाँ कनेक्शन है जो आपके पूरे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप इसको समझिए। तो फिशेस में रिस्पिरेशन गिल्स से हो रहा है। अब वो जो गिल्स है वो क्या करेगा, कैसे होगा इसमें रिस्पिरेशन गिल्स से, सिंपली जो फिशेस है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, वाटर में, और वाटर में DO होता है, DO डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ओके, तो ये जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है DO2, ऐसे लिखिए डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में घुलने की ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो ये पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ है, अब उस पानी को फिश मुंह से खींचती है और वो पानी उसके गिल्स से एंटर करता है, और गिल्स से एंटर जब होता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स में से जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होता है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स वो एब्जॉर्ब हो करके ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ये गिल्स से एक्चुअली क्या हुआ, गिल्स से वो ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, गिल्स से उस ऑक्सीजन, कैसा ऑक्सीजन गिल्स से आ रहा है, O2
ध्यान दीजिए, ठीक है। जब पानी को मुंह से खींचा गया था तो वो पानी, वो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट था, वो ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल के साथ डिसॉल्व था। अब उस ऑक्सीजन को सेपरेट कर दिया गया और सेपरेट करके वो गिल्स ने उसको सेपरेट किया और उसको ब्लड में डिफ्यूज़ कर दिया। और ये ब्लड का ट्यूब्स है, जो ब्लड से होता हुआ ये ऑक्सीजन कहाँ गया, बॉडी ऑर्गन में। ओके, जितने बॉडी ऑर्गन्स थे फिश के अंदर वो सब बॉडी ऑर्गन में पहुंच गया। अब इस बॉडी ऑर्गन से जो यहाँ पे रिएक्शन हुआ और रिएक्शन से जो और भी कंटेंट रिलीज हुए, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ गैसेस की स्पेशली बात चल रही है तो गैसेस की जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ इस बॉडी ऑर्गन्स के टिश्यूज़ में, वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो ब्लड हैं उसको हार्ट में डाल दिया जाएगा। ओके, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकला। ओके, क्लियर समझ में आ रहा है क्या है यहाँ पर कि फिशेस जो है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन ले रहा है, कहाँ से, माउथ से। माउथ से डिजॉल्व ऑक्सीजन फिश ले रही है और कहाँ जा रहा है, गिल्स में। गिल्स में जाने के बाद क्या हो रहा है, गिल्स से वो ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन सेपरेट हो जा रहा है वाटर से और सेपरेट होके वो ब्लड से होता हुआ बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच रहा है। बॉडी ऑर्गन्स में जब इसके रिएक्शन होंगे ऑक्सीजन से, उससे रिलीज होने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी ऑर्गन से कहाँ पहुंच गया, उसके हार्ट में। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट है जो, तो अब उसमें हार्ट में पहुंचने के बाद क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो हार्ट में पहुंचा है वो पहुंच जाएगा फिर वापस इसके गिल्स में। तो बॉडी ऑर्गन से एक बार, ओनली वन टाइम, सिंगल टाइम्स ये सिर्फ उसके हार्ट में पहुंच रहा है। ओके, तो ये सिंगल सर्कुलेशन, इसी को बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन। हार्ट में दोबारा ब्लड नहीं आ रहा, ये एक साइकिल चल रहा है जिसमें कि आप बॉडी ऑर्गन से देखो एक ही बार हार्ट में ब्लड एंटर कर रहा है, इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके, तो डबल सर्कुलेशन एंड सिंगल सर्कुलेशन बोथ आर एक्सप्लेन्ड। ओके, दोनों ही एक्सप्लेन हो गए। अब दोनों एक्सप्लेनेशन तो हो गए, अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो अब यहाँ पे हमें चूज़ करना है कि ऐसा कौन सा ग्रुप है यहाँ पे जिस ग्रुप को आप चूज़ करोगे कि वो एक वंस ड्यूरिंग वन साइकिल, एक साइकिल में एक ही बार ब्लड हार्ट में आता है। ओके, देन सी व्हाट इज इट। ऑप्शन ए इज रैबिट, पैरट एंड टर्टल। मैं एग्जाम्पल फिश का दी जिसमें ये हो रहा है। ओके, रैबिट क्या है, रैबिट मैमल है जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, तो ये वाला पूरा ही, अगर एक ऑप्शन नहीं है तो मीन्स पूरा ही है, गलत हो गया। फ्रॉग एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस जो होते हैं वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। क्रोकोडाइल 4 चैम्बर्ड हार्ट है। पिजन जो है वो बर्ड है। ओके, तो चलिए ये भी इधर नहीं हो रहा। वेल, वेल फिश नहीं है, वेल मैमल है, तो वेल में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट है, तो ये भी नहीं होगा। लेबियो, पेंगुइन, ये भी नहीं होगा। क्या हो गया, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें शार्क भी फिश है, डॉग फिश भी फिश है और स्टिंग रे भी फिश है, तो उसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट है और वहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन होता है। देन ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये आपके सही जवाब हो गए। Understand? Okay, now move on next question. See this one, what is it? क्वेश्चन नंबर 37, 36 था, अब 37 है। क्वेश्चन 37 भी बायो के ही हैं। अब देखिए बायो के 37 नंबर क्वेश्चंस में बायो के कौन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। What is common between extensive network of blood vessels around walls of alveoli and in glomerulus of nephron? यहाँ सिंपली क्या पूछा जा रहा है कि जो एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होते हैं ब्लड वेसल्स के एल्वियोली के पास, एल्वियोली इज द पार्ट ऑफ लंग्स, लंग्स के बीच में। अब जनरली मैं चलो एक ड्रॉ करके बता दूँ, वैसे क्लासेस में मैं अच्छे तरीके से बताई हूँ। ओके, पर सिंपली क्या हो रहा है, जैसे ऊपर से ट्रैकिया आ रहा है, ट्रैकिया इधर ब्रोंकस में डिवाइड हो गया। अब इस ब्रोंकस से 2 स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर अटैच है, ओके, जो लंग्स है, और ये जो ब्रोंकस है ये छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में, पतले पतले ट्यूब में ओपन होते हैं जिसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, है ना। चलिए इसको इधर कर दूँ,
ये ब्रोंक्यूल्स बहुत सारे होते हैं लंग्स में, अभी मैं थोड़ा एक दो ड्रॉ कर दे रही हूँ। और ये सारे ब्रोंक्यूल्स के एंड में आप देखोगे छोटे छोटे फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जैसे आप देख रहे हो मैं ड्रॉ कर रही हूँ उधर, है ना, ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को तो एल्वियोली कहते हैं, है ना, ये आपको बताया गया है, ये एल्वियोली है। तो ये जो एल्वियोली है ये इस जगह पे जो नेटवर्क्स ऑफ वेसल्स होते हैं उसकी बात हो रही है, और बात हो रही है इन ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन किसका यूनिट है? एक सिंगल बेसिक यूनिट है किसका? किडनी का। ओके, जो किडनी एक्सक्रीशन में वो वाटर बैलेंसिंग में, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ओके, जो यूरिन सेपरेट करने में हेल्प करता है। तो किडनी के अंदर ये जो नेफ्रॉन एक यूनिट है, एक ट्यूब्स है, उस ट्यूब में आपको याद होगा कि एक कप लाइक शेप होता है जिसको बॉमेंस कैप्सूल बोलते हैं, उसी के अंदर नेटवर्क ऑफ द वॉल्स होते हैं जो ग्लोमेरुलस कहलाता है। ओके, चलिए उसको भी थोड़ा ड्रॉ कर दूं। किडनी के अंदर आपको कुछ ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर वाले डायग्राम मिलेंगे, उसमें आपको इस तरीके से नेटवर्क्स मिलेंगे, इस टाइप का कुछ दिखेगा, और फिर इसी ट्यूब के इस कप लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पर आपको ये ग्लोमेरुलस मिलेगा। ओके, और इस कप को क्या बोलते हैं? बॉमेंस कैप्सूल। ओके, और ये कन्वोलेटेड ट्यूबुल है, और ये पूरे ट्यूब्स नेफ्रॉन के हो गए। ओके, अब बात यहाँ पर आ रही है, क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन दिस बोथ एक्सटेंसिव नेटवर्क। यहाँ जो एल्वियोली के पास जो ब्लड वेसल्स हैं और यहाँ जो ग्लोमेरुलस के पास ब्लड वेसल्स हैं, उस जगह पे दोनों में क्या क्लोजली रिलेटेड एक रिलेशन है, क्लोजली रिलेटेड क्या कॉमन फैक्ट्स है इसमें, वो बताने हैं। ओके, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। सिंपली ऑप्शन ए थिक वॉल्ड आर्टरीज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड। नो, ये थिक वॉल्ड नहीं होता, ये तो बहुत ही थीन होता है, थीन वॉल्ड होता है। क्यों है? ताकि ये थीन वॉल्ड जो है ना वो ईजिली किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर सके, किसी चीज़ का आदान प्रदान बड़े अच्छे तरीके से कर सके, इसलिए ये काफ़ी थीन वॉल्ड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं यहाँ एल्वियोली में, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से? ब्लड से, तो ये फटाफट जल्दी जल्दी से होता रहे, इसलिए ये बहुत थीन होता है, थिक नहीं होता। ओके, सेम एज इन ग्लोमेरुलस, वहाँ भी ये बिल्कुल ही थीन वॉल्ड होता है ताकि ये फटाक से वहाँ पर ब्लड इजली यूरिन से सेपरेट हो सके और वो ब्लड प्योर हो सके और ये प्रोसेस जल्दी हो सके। ये थिक वॉल्ड नहीं होता, ये थिन वॉल्ड होता है। देन ऑप्शन ए इज रॉन्ग आंसर, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी इज थिन वॉल्ड वेन्स पुअरली सप्लाइड विथ ब्लड। थीन वॉल्ड तो है पर पुअरली सप्लाइड नहीं है, ये बहुत जल्दी फास्टली एंड बहुत थोरोली ये सप्लाई करता है। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग, ऑप्शन बी भी गलत हो गए। ऑप्शन सी इज थिक वॉल्ड कैपिलरीज पुअरली सप्लाइड विथ ब्लड। ये तो थिक वॉल्ड तो बिल्कुल ही नहीं है और पुअरली सप्लाइड भी बिल्कुल नहीं है, तो ये तो सी नंबर कंप्लीटली ही रॉन्ग है। ऑप्शन डी इज थीन वॉल्ड कैपिलरीज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड। यस, दिस इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये थीन वॉल्ड कैपिलरीज है जो बहुत जल्दी फास्टली बहुत रिचली ये ब्लड सप्लाई करने में हेल्प करता है। ओके, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, आई श्योर यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। ओके, मैं क्लासेस में भी समझाई हूँ, अगेन आई टॉट यू। ओके, नाउ move on next question. Okay, see question number 38 is also from the bio. Okay, it is also related to the bio. This question is from bio. Plants use completely different process for excretion as compared to animals. Which one of the following processes is not followed by plants for excretion?
ओके, व्हाट इज इट? सिंपली इसको बड़े ध्यान से पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन समझ जाओगे तो ऑप्शन जो है उसको तो इजीली कर ही लोगे, क्योंकि आप पढ़े हुए हो, आपको सब पता है, बस क्वेश्चन ध्यान से आपको पता होना चाहिए। सिंपली क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस फॉर एक्सक्रीशन। यस श्योर, जो डिफरेंट प्रोसेस कंपेयर टू एनिमल्स। ओके, अगर एनिमल्स से प्लांट्स के एक्सक्रीशन का कंपेयर करोगे तो कंप्लीटली डिफरेंट है। यस, कंप्लीटली डिफरेंट है। बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट फॉलोड बाय प्लांट्स फॉर एक्सक्रीशन? यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्लांट्स के एक्सक्रीशन से रिलेटेड नहीं है? ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इतना लंबा करके उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की जा रही है, पर ऐसा है नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्लांट्स के एक्सक्रीशन और एनिमल्स के एक्सक्रीशन दोनों कंप्लीटली डिफरेंट हैं, पर आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में कि प्लांट्स के वैसे एक्सक्रीशन प्रोसेस आपको बताने हैं जो कि उसमें एक्सक्रीशन होता ही नहीं है। इन चारों में से जो प्लांट्स के एक्सक्रीशन मेथड्स नहीं हैं, प्लांट्स में वैसा एक्सक्रीशन नहीं होता। ओके, तो कैसा एक्सक्रीशन नहीं होता है, चलिए देखा जाए इसको। ऑप्शन ए इज दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। यस, ऐसा तो होता है ना, प्लांट्स में ऐसा होता है। आपको बताना है जो नहीं होता। प्लांट्स में जब एक्सेस ऑफ वाटर हो जाते हैं तो उसका जो गार्ड सेल है वो बहुत ज़्यादा स्वेल करता है, और उसमें से सनरेज जब पड़ता है तो एक्सेस ऑफ वाटर वेपर बन के बाहर निकल जाता है, जिस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हो, है ना। तो ये तो होता है। ऑप्शन बी इज दे सेलेक्टिवली फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंसेस थ्रू देयर लिप्स। क्या बोला जा रहा है कि प्लांट्स जो है उसके लिप्स में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो उसको सेलेक्टिवली फिल्टर कर लेता है। नो, ये प्लांट नहीं करता। देन ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए, आपको दूसरे में ही राइट आंसर मिल गया, पर आगे के ऑप्शंस देख लीजिए, हो सकता है कि वो ऑप्शन भी गलत अगर निकल जाए तो। ओके, चलिए उसको चेक कर लिया जाए। ये तो ऐसा नहीं होता, हमें पता है, तो ये बी मैं अभी राइट बोल रही हूँ, पर देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। सी इज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स इनटू ओल्ड जाइलम। यस, ऐसा होता है। जब कोई वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होना होता है ना, जैसे रेजिन्स एंड गम्स हैं प्लांट में, वो ओल्ड जाइलम में स्टोर होता है। इट इज़ राइट, ये सही है, ऐसा होता है प्लांट में। They excrete waste substances into the soil around them. Yes, इसके जो एक्सक्रेटा होते हैं, उसके जो वेस्ट सब्सटेंस है वो अपने आसपास के सॉइल में डिपॉजिट कर देता है। दे एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। उसके आसपास जो सॉइल्स होते हैं वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। यस, ये भी राइट है। तो सी डी करेक्ट, ए भी करेक्ट, बट बी जो है ये फंक्शन प्लांट्स के लिए करेक्ट फंक्शन नहीं है, तो इसके लिए आपको नॉट ही तो चुनना है यहाँ पे। देन ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको दिया हुआ है बायो का क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 में आपको मिलने वाला है बायो का क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है देखो आप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म food materials is broken down outside the body and then absorbed? ओके, जनरली क्या होता है, जब कोई खाना खाओगे तभी अंदर जाएगा और अंदर में उसका ब्रेक डाउन होता है और अंदर में ही उसके डाइजेशन प्रोसेस होते हैं और बॉडी के अंदर से ही वो एब्जॉर्ब होता है। पर बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसका फूड ब्रेक डाउन बॉडी से बाहर ही हो जाता है, आउटसाइड, और बाहर ही ब्रेक डाउन हो गया और वहीं से खाली वो एब्जॉर्ब कर लिया। इस तरह के भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मैं क्लास में आपको समझाई भी थी। ओके, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर लोगे, और नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, मैं अभी वापस फिर से इसको फ्लैशबैक कर दे रही हूँ। सिंपली क्या है ना, यहाँ क्वेश्चन ही यही पूछा जा रहा है आपको, ये जो लिस्ट दिए हुए हैं इसमें से वैसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स आपको चुनने हैं, वैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को चुनना है जिसमें फूड मटेरियल्स क्या है,
फूड मटेरियल्स ब्रोकन डाउन इन आउटसाइड ऑफ बॉडी, शरीर के बाहर ही वो ब्रेक हो जा रहा है, सिर्फ उसको एब्जॉर्ब करने का काम हो रहा है। तो मैं आपको क्लासेस में बताई थी कि जितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हार्बीवोर्स हैं, जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब में फूड अंदर लेना पड़ता है। फूड को इंटेक्ट करोगे, उसके न्यूट्रिएंट को अंदर डालोगे, वहाँ पे उसका ब्रेक डाउन होगा और बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब होगा। पर मैं एक ग्रुप की बात की थी, दैट इज़ फंगस। ओके, फंजाई, जितने फंजाई ग्रुप है ना, फंगस ग्रुप, उन सारे फंगस ग्रुप में क्या होता है, उसके बॉडी से बाहर ही क्या करता है, वो सारे मटेरियल्स को ब्रेक कर देता है, पूरे उसको डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन कर दिया और वहीं से वो उसको एब्जॉर्ब कर लिया खाली। ओके, सिर्फ एब्जॉर्ब का काम करता है जितने फंगस हैं। तो चलिए ये ग्रुप कौन सा है देखा जाए। ऑप्शन ए इज़ मशरूम, वाकई मशरूम फंगस है, पर ग्रीन प्लांट्स की भी बात आ रही है। ग्रीन प्लांट्स में ऐसा थोड़ी ना होता, ग्रीन प्लांट्स में तो फोटोसिंथेसिस होता है, ग्रीन प्लांट्स में अंदर ही फूड सिंथेसाइज होता है। अगर अमीबा की बात करोगे तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये फंगस नहीं है, ये प्रोटिस्टेंस है, जिसके अंदर ही फूड ब्रेक डाउन होगा और अंदर ही डाइजेस्ट होगा। आपको क्लासेस में बताई भी थी, अमीबा में फूड पार्टिकल जो उसके सेल के बाहर होते हैं वो अंदर की तरफ आता है, फिर अंदर में ही फूड वैक्यूल बनता है उसके सेल के अंदर, और वही फूड वैक्यूल्स डाइजेस्ट होकर उसके सारे फूड मॉलिक्यूल्स पूरे में बिखर जाता है, अंदर ही उस सेल के अंदर ही डाइजेशन होता है, आउटसाइड नहीं होता। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला, ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन ए सही नहीं है। ऑप्शन बी इज ईस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड, ये तीनों के तीनों फंगस हैं, ये तीनों के तीनों फंजाई हैं। देन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ईस्ट भी एक फंगस है, मशरूम भी फंगस है, ब्रेड मोल्ड भी फंगस है, बी इज द राइट आंसर। अगर सी एंड डी निकला तो अभी तो मैं ए और बी देखकर बी को राइट बोल रही हूँ, अगर सी और डी निकला तो चलिए वो भी देखा जाए। पैरामीशियम, अमीबा, कस्क्यूटा, बिल्कुल नहीं। ये जो पैरामीशियम है, अमीबा है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्टेंस है, इसके अंदर फूड डाइजेशन होता है। ओके, तो बिल्कुल सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कस्क्यूटा, लाइस, टैपवॉर्म, लाइस, ये सब जो हैं वो माइन्यूट से वॉर्म हैं, इंसेक्ट्स हैं, इन सब में भी डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, तो ये भी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्यों राइट है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दी। ओके, क्वेश्चंस का एग्जैक्टली कहना क्या है वो भी मैं समझा दी। इन सब बातों का ही आपको एग्जाम में भी ध्यान रखना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, आपके पास बहुत टाइम है, बहुत आराम से पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर सही से उसको आंसर करिए। ओके, चलिए अब आगे देखा जाए क्या है बायो के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 भी बायो से ही क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन 42 में है। क्वेश्चन नंबर 42 में बताया जा रहा है, इन अ पर्सन द ट्यूबल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज नॉट फंक्शनिंग एट ऑल। ठीक है, जो नेफ्रॉन है किडनी के अंदर, उसमें जो ट्यूबल पार्ट है उसका वो फंक्शन अगर नहीं कर रहा है किसी व्यक्ति में, किसी पर्सन में, देन व्हाट विल इट्स इफेक्ट बी ऑन यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। सिंपली क्या बोला जा रहा है आपको, जैसे कि ये रहा बॉमेंस कैप्सूल, ये बॉमेंस कैप्सूल में से ये कन्वोलेटेड ट्यूबुल और ये ट्यूबुल जा कर के उधर ओपन हो रहा है और इसके अंदर ये ग्लोमेरुलस एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, बॉमेंस कैप्सूल के अंदर। तो ये है नेफ्रॉन के डायग्राम। उसमें बोला जा रहा है अगर नेफ्रॉन के ट्यूबल्स फंक्शन ना करें, ये वाले पार्ट, ये जो पूरे पार्ट है ना, ये वाले पार्ट, ये अगर फंक्शन ना करें, ओके, ये ट्यूबल के पार्ट अगर फंक्शन ना करे तो क्या इफेक्ट होगा यूरिन फॉर्मेशन में। तो अगर ये फंक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, चलिए ऑप्शन में से देखा जाए क्या होता है। ऑप्शन ए इज द यूरिन विल नॉट बी फॉर्म। क्या यूरिन नहीं बनेगा, यूरिन तो बनेगा। ओके, ट्यूबल फंक्शन नहीं कर रहा तो क्या हो, यहाँ पे ये सारे वहाँ ट्यूबल से वाटर तो आ रहा है ना, जो आपने वाटर ड्रिंक किया हुआ है उसमें से जो वाटर में
यूरिन प्रेजेंट है वो वाटर तो सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस भी फंक्शन कर रहा है, बोमेन्स कैप्सूल भी फंक्शन कर रहा है, तो ये सब फंक्शन कर रहा है, ट्यूब्स फंक्शन नहीं कर रहे, वहाँ से पास ऑन सब हो रहा है, लेकिन ट्यूबल का जो फंक्शन है वो नहीं हो रहा, तो यूरिन का फॉर्मेशन होगा। ओके, द यूरिन विल नॉट बी फॉर्म्ड, ऐसी बात नहीं है। आपको क्या चूज करना है, दैट नॉट फंक्शनेटेड वॉल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द यूरिन फॉर्मेशन। ओके, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये प्रभाव, द यूरिन विल नॉट बी फॉर्म्ड, ये तो होगा। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज अनअफेक्टेड, ये अनअफेक्टेड लिखा हुआ है, अफेक्ट होगा, यहाँ लिखा हुआ है अनअफेक्टेड, तो ये रॉन्ग बोल रहा है। और ये यहाँ लिखा हुआ है यूरिन नॉट फॉर्म्ड, जबकि यूरिन फॉर्म होगा। ओके, यूरिन भी फॉर्म होगा और इफेक्ट भी पड़ेगा, तो ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं होने वाले। यूरिन इज मोर कंसनट्रेटेड, यूरिन की ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा, नो ऐसा भी नहीं है। यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड, यस, डी इज़ द राइट आंसर। अगर ट्यूब फंक्शन नहीं करेगा ना तो यूरिन ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, बाकी ये सारे के सारे होंगे पर ये मोर डाइल्यूटेड। ठीक है, मोर डाइल्यूटेड कहने का मतलब क्या हो गया कि जो वाटर में मिला हुआ यूरिन है वो सही तरीके से सेपरेट नहीं हो पाएगा और एक्सेस ऑफ वाटर भी रिलीज होता चला जाएगा यूरिन के साथ। ओके, तो यूरिन में एक्सेस ऑफ वाटर रह जाएगा, यानी कि यूरिन प्लस H2O ये ज़्यादा रिलीज होगा, जिससे वो डाइल्यूट, यूरिन और वाटर जब एक्सेस हो जाएगा ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रह जाएंगे, उसमें सेपरेट नहीं हो पाएगा तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, तो यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा। ओके, देन ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगर किसी पर्सन के, किसी व्यक्ति का ट्यूबल फंक्शन ना करे तो फिर उसके यूरिन डाइल्यूट हो जाएंगे, यूरिन नहीं बनेगा ऐसी बात नहीं है, यूरिन तो बनेगा। क्वालिटी एंड क्वांटिटी अनअफेक्टेड, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कहने का मतलब उसकी मात्रा कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो भी उस पर प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ अनअफेक्टेड, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, कम ज़्यादा बनने पर प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। यूरिन इज़ मोर कंसनट्रेटेड, यूरिन ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा, ज़्यादा यूरिन हो जाएगा, उसमें से वाटर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वाटर ज़्यादा रह जाएगा और यूरिन वो दोनों मिलकर डाइल्यूट बन हो जाएगा, तो यूरिन इज़ मोर डाइल्यूटेड। क्लियर, चलिए मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ सी सेक्शन बी कंप्लीटेड। सेक्शन बी में जितने क्वेश्चंस थे बायो के वो सारे के सारे खत्म हो गए, सारा मैं आपको समझा दी। अब हमें देखना है सेक्शन सी में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन सी में बायो के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर उस पर एक केस बेस्ड क्वेश्चन है आपका। एक केस आपको दिया गया है, एक एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया है, उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ही ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जो केसेस की यहाँ पे बात की गई है, जो एक्टिविटीज़ की बात की गई है, चलिए उसको पहले समझ लीजिए। अगर उस चीज़ को समझ लेते हो तो बड़े आराम से आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और ये जो केसेस आप बोर्ड पे देख रहे हो, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये केसेस मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लास में भी समझाई हूँ और NCERT के बुक्स को डील भी अच्छे तरीके से की थी, उस वक्त भी मैं आपको समझाई थी। आप बहुत ईजिली इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। ओके, ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हो वो कर रहे हो आप सेक्शन सी के। ठीक है, सेक्शन सी में आपके क्वेश्चन जो है उसके लिए एक ही केस है, एक ही क्वेश्चन दिया गया है सेक्शन सी में एक केस पे, और इसमें से कई क्वेश्चंस हैं। ओके, एक केस दिया गया, इसी से क्वेश्चंस मिलेंगे बस। तो सेक्शन सी में एक केस पे कई सारे क्वेश्चन बेस आपको मिलने वाला है। स्क्रीन पे जो आप दो डायग्राम देख रहे हो, जो कि मैं ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस कर दी हूँ, बिल्कुल वही डायग्राम सामने आपका किया हुआ है। क्वेश्चन आपका क्या है उस पर बात कर ली जाए। द फिगर शोन बिलो रिप्रेजेंट्स एन एक्टिविटी टू प्रूव द रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। नीचे जो डायग्राम देख रहे हो ये क्या ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस रिक्वायरमेंट। जो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है, उस पर बेस्ड है। क्या आगे है देखिए, ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी 2 healthy potted plants were kept in the dark for 72 hours. ओके, 72 आवर्स, 72 घंटे के लिए, 72 आवर्स कहने का मतलब लगभग
3 दिन 3 डेज की बात हो रही है। ओके, क्या किया जा रहा है, हेल्दी पॉटेड प्लांट, बहुत बढ़िया फ्रेश पौधे को ले लेते हो और उस पौधे को डार्क कमरे में रख देते हो, अंधेरे में रख देते हो, सनलाइट से लाइट से दूर करके रख देते हो। कब तक, 3 दिन के लिए, 72 आवर्स के लिए। ठीक है, रख दिए। फिर क्या करना है, आफ्टर 72 आवर्स KOH is kept in the watch glass in setup X and not in setup Y। आप देखो इस डायग्राम में ये X इंडिकेट कर रहा है, ये Y इंडिकेट कर रहा है, ये X सेटअप है, ये Y सेटअप है। दोनों में क्या किया हुआ है, X सेटअप में आप देखो एक वॉच ग्लास, एक शीशे का ट्रे, एक शीशे का बाउल, एक प्लेट रखा गया है, उसमें क्या डाला गया है, KOH डाला गया है। ठीक है, जब 72 आवर्स प्लांट को रख लोगे तो 72 आवर्स के बाद यानी 3 दिन के बाद उस प्लांट को डार्क से बाहर निकालोगे और क्या करोगे, वहाँ पे एक प्लेट में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दोगे। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उस प्लेट में डाल दोगे। X में डाले हो, एक प्लांट और है जिसमें आप नहीं डाले हो, X में डाला हुआ है पर Y में वो नहीं डाला हुआ है। फिर आगे देखिए क्या होता है, बोथ दीज सेटअप्स आर एयर टाइट एंड हैव बीन केप्ट इन लाइट फॉर 6 आवर्स। और इसके ऊपर जो ग्लास जार आप लगा दिए, आप दोनों डायग्राम देख रहे हो बड़े अच्छे से, इसके ऊपर एक ग्लास जार रख दिया गया, ग्लास से इसको ढक दिया गया शीशे के एक पॉट से। तो शीशे के पॉट से जो ढका गया है इसलिए ताकि इसमें सनलाइट अंदर पेनिट्रेट होता रहे, सनलाइट अंदर आता रहे। ठीक है, अब X में एक और चीज़ है, दोनों पॉट को तो ढक दिया शीशे से, लेकिन X में यहाँ पे प्लेट में KOH डाला गया है, Y में नहीं डाला गया है। ओके, तो जब ये चीज़ आप करके कब तक, 6 घंटे तक छोड़ दोगे। ओके, 6 घंटे तक आप उसको छोड़ दिए। देन आयोडीन टेस्ट इज परफॉर्म्ड विथ 1 लीफ फ्रॉम ईच ऑफ द 2 प्लांट्स X एंड Y। अब क्या करोगे, दोनों प्लांट्स में से एक एक पत्ते को तोड़ लोगे और उसका आयोडीन टेस्ट करोगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, उस क्वेश्चन पे अब आपको आंसर करना है। ठीक है, केसेस में यही बताया जा रहा है। केसेस में थोड़ा मैं शॉर्ट में समरी बता दूं कि क्या बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है दो हेल्दी पॉटेड प्लांट लोगे, उसमें हेल्दी पॉटेड प्लांट को क्या करोगे, आप दोनों को रख दोगे डार्क रूम में। ठीक है, एक अंधेरे कमरे में रख दोगे जहाँ लाइट रे सनलाइट नहीं पहुँच रहा, वहाँ रख दोगे। कितने देर के लिए, 72 आवर्स के लिए, यानी 3 डेज़ के लिए। 3 डेज़ के बाद जब इसको बाहर निकालोगे तो क्या करोगे, उस 2 पॉट है, एक पॉट में आप ट्रे, एक छोटा सा प्लेट लोगे, प्लेट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH डालोगे, उसके बाद उसको एक शीशा से ढक दोगे दोनों प्लांट को। ठीक है, दोनों प्लांट को शीशा से ढक दिए, लेकिन KOH सिर्फ एक प्लांट के पास रखे शीशा के अंदर। ठीक है, अब उसको चिपका देंगे क्योंकि जो शीशा आप ढक रहे हो दोनों के ऊपर उसको एयर टाइट होना ज़रूरी है। ओके, एयर टाइट करने के लिए उसको ढकोगे तो उसको चिपका दोगे। कैसे चिपकाएंगे, किससे चिपकाएंगे, वो तो मैं आपको क्लास में बताई थी। हम लोग वैसलीन यूज करते थे, है ना, तो वहाँ पे नीचे एक प्लेट के ऊपर वो शीशा डाल करके वहाँ वैसलीन लगा करके उसको चिपका दोगे, या ग्रीस भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसको चिपका दिए। ओके, ये इसी जहाँ पे आप KOH डाले हो उस पॉटेड प्लांट को यहाँ X बोला जा रहा है, जिस पे नहीं डाले हो वो Y बोला जा रहा है। बस अब इसी बेस पे क्या क्वेश्चन है, चलिए देखा जाए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 53 में पूछा जा रहा है, दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज यूज टू प्रूव एसेंशियलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने के लिए रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कितने सारे रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको पता है, पर इस एक्सपेरिमेंट में कौन से रिक्वायरमेंट्स को एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, कौन से रिक्वायरमेंट के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, किसको प्रूव करने के लिए, है ना। तो सिंपली आपका क्वेश्चन ये है कि इसमें किसकी एसेंशियलिटी दिखाई जा रही है, कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताने की कोशिश की जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है या नहीं, इसको प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। देन आंसर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कैसे, आप जो वहाँ पे KOH डाले हो वो क्यों डाले थे,
ये जो आप उसको ढके हुए हो, क्यों ढके हुए हो, ये आपके क्लासेस में अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन की हूँ, है ना। तो यहाँ पे जो ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, किसके लिए एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रूफ करने के लिए कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है या नहीं। ओके, कैसे प्रूफ होगा, चलिए पहले क्वेश्चंस आप कर लीजिए, फिर आपको बताऊंगी कि कैसे प्रूफ होगा। ओके, क्योंकि आपको सब पता है, मैं अभी जब उसको एक्सप्लेन करके बता दूंगी तो सारे के सारे आंसर्स आपको यूं हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले आप आंसर कर लो, फिर देखते हैं। ओके, 54 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए, द फंक्शन ऑफ KOH इज टू एब्जॉर्ब। वहाँ जो एक्स वाले सेटअप में KOH डाला गया था, क्यों डाला गया था, ये आपको पूछा जा रहा है। ओके, Y में नहीं डाला गया था और KOH डाला गया था एक्स वाले सेटअप में, तो क्यों डाला गया था, इसको याद है आपको क्यों डाला गया था, ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, मॉइस्चर के लिए, या फिर सनलाइट के लिए। KOH किसको एब्जॉर्ब करेगा, किसको ये एब्जॉर्ब करेगा, KOH, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर और सनलाइट, दैट इज बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ डाले थे ना। चलिए मैं थोड़ा एक बार यहाँ पर फ्लैशबैक कर दूँ, जिससे कि आपका 53 और 54 दोनों के लिए एक्सप्लेन हो जाए। सिंपली ये जो आपका जार था, 2 जार रखे हो, उसके अंदर जो आप प्लांट्स रखे हुए थे, इसमें भी प्लांट्स है, मैं ऐसे रफली खाली आपको शो कर दे रही हूँ, आप इस डायग्राम पे उतना फोकस मत करिए कि अरे ये डायग्राम कैसा है, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, सिंपली फटाफट से इसको ऐसे करके थोड़ा सिंपली समझा दूँ। सपोज़ ये प्लांट्स है और इस प्लांट में एक प्लेट में आप इधर KOH रखे हो, उस प्लांट में नहीं रखे हो। ओके, ये X है और एक Y है, यही डायग्राम था ना आपका केस में, ऐसा नहीं था, इससे बेटर थे, बहुत बेटर, मैं तो अभी सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। तो ये X है और ये Y है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इस जगह तो आप वैसलीन से सील कर दिए हो, यहाँ भी वैसलीन से सील कर दिए हो। तो जब आप ये जार, ग्लास जार से इस प्लांट, दोनों प्लांट को ढक रहे थे, तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे CO2 CO2 CO2, बहुत सारे CO2 थे, इसमें भी बहुत सारे CO2, लार्ज अमाउंट में CO2 थे। ठीक है, CO2। तो जब आप X वाले में KOH डाल दिए ना, तो ये KOH क्या किया, ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, यहाँ पर सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, तो सारे कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब कर लिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड Y का एब्जॉर्ब नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे KOH नहीं है। तो सिंपली KOH किस लिए डाला गया था, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 54 के कार्बन डाइऑक्साइड हो गए आंसर। ओके, गुड। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपली 55 में क्या पूछा जरा देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स shows the correct results of iodine test performed on leaf from plant X and plant Y। आप X प्लांट से भी आप लीफ ले लिए थे आयोडीन टेस्ट के लिए और Y प्लांट से भी आप ले लिए थे। ठीक है, तो X में KOH रखा हुआ था जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया था, और Y वाले प्लांट से भी लीफ लिए हो जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, तो दोनों के लीफ का आयोडीन टेस्ट करा रहे हो। तो आयोडीन टेस्ट जब किए तो आपका क्या रिजल्ट आया, जो रिजल्ट आया उसमें से सही रिजल्ट वाले ऑप्शन को आपको टिक करना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो आप समझ लो कि हुआ क्या। अभी जो मैं आपको बताई थी, ये जार है X का, ये जार है Y का, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर नहीं है, कट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ नहीं है और Y में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा है। ओके, यहाँ पे सनलाइट, दोनों सनलाइट की कमी नहीं है, सब चीज़ है, क्लोरोफिल है, सनलाइट है, सारे चीज़ें हैं, सिर्फ यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है क्योंकि X में आप KOH रख दिए थे। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे स्टार्च भी तो नहीं बना। ओके, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से स्टार्च का फॉर्मेशन होता है तो स्टार्च तो यहाँ नहीं बना। ओके, इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो स्टार्च बन रहा है, इसमें सनरेज आ रहा है, इसमें भी सनरेज आ रहा है, पर अगर आप फोटो
फोटोसिंथेसिस की बात करोगे तो इसमें नहीं होगा और इसमें फोटोसिंथेसिस होगा। ओके, इसमें फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पर स्टार्च फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्लियर? अब बोलोगे कि यहाँ पर स्टार्च फॉर्मेशन कैसे नहीं, पहले का तो स्टार्च होगा, अभी आपने QH से उसको एब्जॉर्ब करा दिया, पर पहले से प्लांट्स तो हेल्दी पॉटेड प्लांट है ना, ये हेल्दी प्लांट है तो उसके अंदर तो स्टार्च पहले से था। तो आपने शुरू में जो 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख दिया, उस पर तो धूप पड़ी ही नहीं थी, तो वो जब उस पर सनलाइट पड़ा ही नहीं उस प्लांट पे, तो उसमें तो फोटोसिंथेसिस 3 दिन तो हुआ ही नहीं। 3 डेज 72 आवर्स के लिए जब आप रख दिए थे डार्क रूम में, तब तो उसमें हुआ ही नहीं फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, जो स्टार्च बनना था उस वक्त नहीं बना, और जितने स्टार्च उसके अंदर थे वो भी सारे यूज्ड अप हो गए। ओके, और बाद में फिर जब आप उसको धूप में रखें जार से ढककर, तो उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा था, तो वो न्यूली सिंथेसाइज हो रहा था। अब उसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करा दिया, तो उसमें कहाँ पे स्टार्च बना ही तो नहीं, पहले से जो था 3 डेज के लिए तो इसलिए रखे थे ना कि वो सारा यूज्ड अप हो जाए, जितने स्टार्च हैं उसके सब खत्म हो जाए, तो सारे खत्म हो गए। अब न्यू बनना है तो न्यू तो फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं इसमें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं वहाँ पर, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है और न्यू बनकर तैयार हो गया यहाँ पे नया स्टार्च। अब जब टेस्ट करोगे तो क्या होगा, आपको पता है, जब आप आयोडीन टेस्ट करोगे तो क्या होता है, जब स्टार्च जिसमें प्रेजेंट है जिस लीफ में, उसके कलर आपको क्या दिखाई देंगे, ब्लू ब्लैक। वेरी गुड, चलिए याद है आपको, क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। जब स्टार्च, इसमें स्टार्च बन रहा है तो इसके वाले लीफ में आपको ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देगा वाई वाले में, और इसमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ओके, ये इसमें ब्लू ब्लैक कलर नज़र नहीं आएगा। ओके, क्योंकि इसमें स्टार्च नहीं है तो आयोडीन का कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसमें आयोडीन रिएक्ट नहीं करेगा, कलर चेंज नहीं होगा। इसमें आयोडीन रिएक्ट करेगा और कलर चेंज होकर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो ऐसे स्टेटमेंट कौन से हैं, कौन से ऑप्शन में, आप उसको चूज करो, फिर आपका बन जाएगा सही आंसर। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द लीफ ऑफ प्लांट एक्स। प्लांट एक्स में ब्लू ब्लैक दिखेगा क्या, नो, क्योंकि प्लांट एक्स में तो स्टार्च ही नहीं बन रहा, तो एक ही से तो आपका यहाँ पर ये आंसर रॉन्ग हो गया। ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बोला जा रहा है ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन लीफ ऑफ प्लांट एक्स, नो चेंज इन कलर ऑन लीफ ऑफ प्लांट वाई। ऐसा है, नो, प्लांट वाई में कोई चेंजेस नहीं होगा और प्लांट एक्स के लीफ में ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इट्स रॉन्ग। Blue black color would be obtained on the leaf of plant Y and no change in color of leaf of plant X. Yes, आपका X में ब्लू ब्लैक कलर क्या है, Y में हो जाएगा, क्यों, Y में स्टार्च था तो वो ब्लू ब्लैक कलर हो गया, और X वाले पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। देन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आंसर तो आपको यहीं पर मिल गया, पर आगे के ऑप्शंस भी देख लीजिए। रेड कलर वुड बी ऑब्टेन्ड, रेड कलर की तो यहाँ बात ही नहीं होती है, क्लासेस में भी आपको बताया गया था, कलर ब्लू ब्लैक होगा। जब आयोडीन से स्टार्च रिएक्ट करता है तो ब्लू ब्लैक कलर बनते हैं, ना कि रेड, तो ये तो ऐसे ही गलत है। रेड कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन लीफ ऑफ वाई, ब्राउन कलर ऑफ द लीफ ऑफ प्लांट एक्स, नो, दिस इज ऑल्सो नॉट, तो ये नहीं होगा, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड? मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका उसी से 56 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड फॉर मेकिंग द अपार्टस एयर टाइट। ओके, इट्स ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, जो वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी कर रहे हो, उस एक्टिविटी करने के दौरान जो ग्लास से आप ढक रहे हो प्लांट को, उस प्लांट को एयर टाइट, उस ग्लास को ढकते वक्त जो उसको एयर टाइट करना है, उसके लिए आप क्या यूज करो, उसको एयर टाइट करने के लिए जो अपार्टस का यूज होगा वो कौन से अपार्टस का यूज होगा, इन ऑप्शन में से आपको चूज करना है। ओके, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज करोगे एयर टाइट बनाने के लिए, प्लेसिंग द प्लांट्स ऑन ग्लास प्लेट, क्या ये पहले तो ये चारों के चारों आपके अपार्टस हैं,
उस हिसाब से कौन कौन अपार्टस को हम लोग यूज करेंगे उसके कॉम्बिनेशन यहाँ है, इसमें से ऑप्शन आपको चूज करना है। ठीक है, तो प्लेसिंग द प्लेट्स ऑन ग्लास प्लेट ये करना है, वाकई ये करना होगा। जो एक ग्लास प्लेट के ऊपर वो प्लेस करोगे तभी तो चिपक पाएगा ना, वो अच्छे तरीके से वो वहाँ चिपका पाओगे वैसलीन से और उसको एयर टाइट बना पाओगे। तो ये तो आपका होगा यूजिंग अ सक्शन पंप। सक्शन पंप की क्या ज़रूरत है, सक्शन वहाँ करने की क्या आवश्यकता है, तो 2 की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अप्लाइंग एसलिन, एसलिन या वैसलिन है, ओके, अप्लाइंग वैसलिन टू सील द बॉटम ऑफ जार, यहाँ पर वैसलिन है तो अप्लाइंग वैसलिन टू सील द बॉटम ऑफ जार, वाकई वैसलिन अप्लाई करेंगे तो 3 भी होगा। क्रिएटिंग वैकम, वैकम बनाने की कोई क्या आवश्यकता है, वैकम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है एयर टाइट करने के लिए, तो एयर टाइट करने के लिए यहाँ वैकम क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सक्शन पंप की कोई आवश्यकता नहीं है, पर हमें एक ग्लास प्लेट चाहिए और वैसलीन चाहिए उसके बॉटम को चिपकाने के लिए। तो 1 and 3 ये आपके सही आंसर हैं। कौन से ऑप्शन में है 1 and 3, देखो आप सी में है, 1 and 3 इज इन सी, तो सी इज द राइट आंसर। ओके, बाकी जितने हैं वो गलत कॉम्बिनेशन है, सी एक सही कॉम्बिनेशन है, देन आंसर विल बी सी। अंडरस्टैंड? ओके, देन बायो कंप्लीटेड इन 10th क्लास मॉडल सेट। तो जो भी मॉडल सेट में क्वेश्चंस बायो के सारे थे, सारे के सारे मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझा दी। इसमें कहीं किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं वापस से फिर इसको आपको करा दूंगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके मैं समझा चुकी हूँ। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी पता लगे कि एक्सप्लेनेशन सही तरीके से उनको मिल पाए। और सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी सेकेंड टर्म के लिए वो आपको मिलता रहे। ओके, चलिए बाय बाय।